सो गाइस वेलकम बैक टू द बिजनेस शो। तो आज भी मेरे पास बहुत बढ़िया बिजनेस न्यूज़ है, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहला न्यूज़ है गौतम अदानी की तरफ से। गौतम अदानी का जो लगभग $2.5 बिलियन का एफपीओ आने वाला था, यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जो एंड के दिन में बिल्कुल सब्सक्राइब हो गया था, लेकिन गौतम अदानी ने उस एफपीओ को कॉल ऑफ कर दिया है, यानी कि कैंसिल कर दिया है। और गौतम अदानी ने कहा है कि जितने भी लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया था उन सबको अपना पैसा रिफंड मिल जाएगा। और तो और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो एफपीओ कैंसिल हुआ है, इसके चलते आप लोग ये मत समझ लेना कि गौतम अदानी के बिजनेस पे या फिर ऑपरेशंस में कुछ फर्क आने वाला है। वो लोग बस कह रहे हैं कि हम कुछ अल्टरनेटिव रास्ता ढूंढ रहे हैं पैसा कलेक्ट करने का। तो अगला न्यूज़ भी गौतम अदानी की तरफ से ही है। गौतम अदानी पिछले 7 दिनों में, यानी कि एक हफ्ते में, लगभग गौतम अदानी का जो कंपनी है अदानी ग्रुप, उसने लगभग $120 बिलियन लॉस किया है पिछले 7 दिनों के अंदर। मतलब हिंडनबर्ग का जो स्टॉर्म आया अदानी ग्रुप के ऊपर, अच्छा हुआ ये तो अदानी ग्रुप है जो सर्वाइव कर गया, वरना कोई शायद कोई और ग्रुप होता तो सर्वाइव भी नहीं कर पाता। क्योंकि आप देखेंगे इंडिया में बड़े बड़े कितने ग्रुप्स है, टाटा, अंबानी, बिरला, ये सब ज़्यादातर यही है। लेकिन अगर कोई छोटा ग्रुप होता, जैसे पिछली बार हिंडनबर्ग ने जब निकोला कंपनी के ऊपर अटैक किया था, तो उसका मार्केट वैल्यू था $34 बिलियन, और उसके बाद करंट टाइम पे अगर हम देखेंगे तो उसका $1 बिलियन मार्केट वैल्यू रह चुका है, यानी कि इतना बड़ा फॉल आया है। तो सेम गौतम अदानी के साथ भी हो सकता था, लेकिन गौतम अदानी के ग्रुप ने बहुत अच्छे से इस रिपोर्ट को टैकल किया है। तो अगला न्यूज़ भी गौतम अदानी से रिलेटेड है। गौतम अदानी हम सबको पता है वर्ल्ड के टॉप 2nd रिचेस्ट या फिर 3rd रिचेस्ट पर्सन तक भी पहुंच गए थे, वो जेफ बेजोस के भी ऊपर चले गए थे। लेकिन अभी अगर करंट टाइम पे देखेंगे, जैसे ही ये हिंडनबर्ग का रिसर्च रिपोर्ट आया और गौतम अदानी के स्टॉक इतने धड़ाम से गिरे, उसके बाद से गौतम अदानी का जो नेटवर्थ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिलियनियर्स का नेटवर्थ उनके शेयर्स के फॉर्म में होता है, तो इसीलिए उनका नेटवर्थ गिर के बहुत नीचे आ चुका है। और वो आज फोर्ब्स के लिस्ट में, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, 17 रैंक पे है, जहां पे वो 2nd या 3rd रैंक पे होते थे, अभी वो 17th रैंक पे है, यानी कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उनका। अगला न्यूज़ भी गौतम अदानी से रिलेटेड ही है। गौतम अदानी का जो ग्रुप है अदानी ग्रुप, जो यूएसए का स्टॉक एक्सचेंज है डाउ जोन्स, तो डाउ जोन्स ने कहा है कि हम अदानी एंटरप्राइज को, हमारे जो डाउ जोन्स का स्टेबिलिटी इंडेक्स है, यानी कि जहां पे हम उन स्टॉक्स को रखते हैं जो बिल्कुल स्टेबल है, जिनको प्रोमोटर्स ऐसे, मतलब कोई भी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेट नहीं कर सकता, उनको हम यहाँ पे रखते हैं, मतलब ये स्टेबल स्टॉक्स है। तो उस स्टेबिलिटी इंडेक्स से हम अदानी एंटरप्राइज को हटा रहे हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है और आपको क्या लगता है, इससे गौतम अदानी के स्टॉक के फर्दर कोई इफेक्ट पड़ेगा या फिर नहीं? अगला न्यूज़ है टिम कुक की तरफ से। टिम कुक जो एप्पल कंपनी के सीईओ है, उन्होंने बताया है कि मैं इंडिया के ग्रोथ को लेकर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, और इसीलिए हम चाइना +1 में, ये जो +1 है, इसमें हम इंडिया को इंक्लूड करना चाहते हैं। और इंडिया में हम सबको पता है, इंडिया में रिकॉर्ड हाई पे आईफोन्स इंडिया पे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और बाहर के देशों में एक्सपोर्ट हो रहा है। रिसेंटली हमने देखा था $1 बिलियन का आईफोन्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होकर बाहर एक्सपोर्ट हुआ था। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर एप्पल जैसा कंपनी, जो लगभग आज दुनिया का 1st या फिर 2nd मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है, ये कंपनी का सीईओ अगर ऐसा बोलेगा कि हम इंडिया को लेकर बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, तो इसके पीछे पीछे बाकी जितने भी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस और कंपनीज है, वो भी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, वो भी इंडिया के ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहेंगे, जिससे इंडिया में पैसा आएगा, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप होगा और इंडिया का जीडीपी अल्टीमेटली ग्रो होगा। तो अगला न्यूज़ है ईसीबी की तरफ से। ईसीबी, जिन लोगों को नहीं पता, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, जैसे हम सबको पता है हर जो दुनिया में जो ग्लोबल करेंसी है अभी के टाइम पे, रिजर्व करेंसी वो है डॉलर, लेकिन डॉलर के बाद अगर कोई दूसरा रिजर्व करेंसी है तो वो है यूरो। यूरो हम सबको पता है, यूरोप में जितने भी यूरोपियन यूनियन है, मोस्ट ऑफ द केसेस में यूरो ही चलता है वहाँ पे। तो यूरो का जो यूरो जिस बैंक से कंट्रोल होता है वो होता है ईसीबी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने कहा है कि हम 50 बेसिस पॉइंट के हिसाब से अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए बनाया जा रहा है। तो अगला न्यूज़ है बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपना जो इंटरेस्ट रेट है उसे ग्रो करवा के 4% तक कर दिया है। अब 4% हमारे यहाँ पे सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन यूके जैसे डेवलप्ड कंट्री में ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम हिस्ट्री में देखेंगे तो यूएसए, यूके, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स मोस्ट ऑफ द केसेस में 0 to 1 इसके बीच में रहता है, वहीं पे 4% बहुत बड़ा नंबर होता है। मोस्ट प्रोबेबली ये इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए यहाँ पे भी सेम इंटरेस्ट रेट ग्रो करवाया जा रहा है। और आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं ये कितना बड़ा है, कि 2008 में जब हाउसिंग बबल क्रैश हुआ था, जिसका रिफल इफेक्ट पूरे दुनिया में आया था और दुनिया में ग्लोबल रिसेशन का माहौल हो गया था, उस वक्त के बाद ये सबसे बड़ा इंटरेस्ट रेट हाइक है बैंक ऑफ इंग्लैंड का। तो आप समझ सकते हैं मामला कितना गंभीर है। तो अगला न्यूज़ है आईटीसी की तरफ से। आईटीसी का जो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ है वो 21% ग्रो हुआ है भाई। मतलब पिछले ईयर के क्वार्टर से, पिछले साल के सेम क्वार्टर से अगर हम इस साल के सेम क्वार्टर में इसका कंपैरिजन करेंगे तो ये 21% का ग्रोथ है और 5061 करोड़ का प्रॉफिट आईटीसी ने बुक किया है। मतलब क्या बताऊं, मेरा तो आईटीसी मैंने खरीदा था जब 180 का प्राइस चल रहा था, उसके बाद मैंने 205 पे उसके बाद एवरेज किया फिर से, तो अभी जब मैं देख रहा हूं अभी तो ये 300 के पार चला गया है। मतलब
पोर्टफोलियो तो बिल्कुल रॉकेट हो गया है, क्योंकि मेरा लगभग 20% इन्वेस्टमेंट आईटीसी में है, तो मेरा पोर्टफोलियो तो बिल्कुल रॉकेट हो गया। ऊपर से इसने 6 रुपीस पर शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है, तो 6000 डिविडेंड तो मिल ही जाएगा। तो अगला न्यूज़ है एप्पल की तरफ से। एप्पल का जो रेवेन्यू है वो 5.5% डिक्लाइन हुआ है। जी हाँ, ग्रो नहीं हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। और ये 2019 के बाद से ये पहली बार हुआ है जब एप्पल का रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है। तो ये एप्पल के लिए एक कंसर्निंग बात है, क्योंकि अगर हम देखेंगे एक टाइम पे, अगर हम 4-5 साल पहले देखेंगे तो एप्पल के प्रोडक्ट्स बहुत सारे लोगों के हाथ में बहुत रेयर होता था। एप्पल का प्रोडक्ट है, मतलब भाई वो कुछ भी है, आईफोन 7 भी है तो भी वो बहुत अच्छा है। लेकिन अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे तो आईफोन 14 भी होगा ना लोगों के हाथ में, कोई उसे नहीं पूछता, क्योंकि अभी के टाइम पे आईफोन लेना इतना आसान हो चुका है। कितने सारे BNPL कंपनीज आ चुके हैं, क्रेडिट कार्ड आ चुका है, EMI का ऑप्शन आ चुका है। तो एक टाइम पे जो आईफोन स्टेटस सिंबल था, एप्पल जो स्टेटस सिंबल था, वो आज नहीं रहा है। ये मेरा कहना है, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताना। तो अगला न्यूज़ है अदानी ग्रुप की तरफ से। अदानी ग्रुप के अगेंस्ट में कुछ लोगों ने पिटीशन फाइल किया है, और पिटीशन में पता है क्या लिखा है उन्होंने कहा है कि हमने अदानी ग्रुप में जो पैसा लगाया था उससे हमें लॉस हुआ है, तो हमें हमारा पैसा कंपनसेशन के रूप में वापस चाहिए। कुछ भी भाई, मतलब दिमाग में जो भी आएगा वो भी वही बोल दोगे, पिटीशन फाइल कर दोगे। मतलब तुम सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या बोलोगे, हमने अदानी ग्रुप में पैसा लगाया था और उसने हमें रिटर्न नहीं दिया, तो सुप्रीम कोर्ट तुम्हें बोल देगा म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। यही बोलेगा सुप्रीम कोर्ट। और क्या बोलेगा, तुमने भाई इन्वेस्ट किया है तो तुमको पता है कि स्टॉक मार्केट रिस्क है, स्टॉक मार्केट में रिस्क है, और सबको पता है, जो बिल्कुल नो नथिंग इन्वेस्टर है ना आज के टाइम पे, उसे भी पता था कि अदानी के स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ये डेट फ्यूल्ड है। तो तुमने इन्वेस्ट अदानी ग्रुप में क्यों किया था भाई, गलती तो तुम्हारी है। मतलब कुछ भी भाई, ये सब न्यूज़ देने में भी बुरा लगता है, हंसी आता है मुझे। खैर आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, एक डिसलाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।